नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए कुछ क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे तो आपके पास जो है 20 से 25 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है एसएससी एमटीएस के लिए। इसके लिए हम लोग क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा छात्रों का लगातार जो है कॉल एसएमएस आ रहा था, सर एसएससी एमटीएस के लिए कुछ कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग करने वाले ये है कि जो भी आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार आपका रिपीट किया गया है, क्योंकि एसएससी में अगर दोस्तों देखेंगे तो प्रीवियस ईयर को ज़्यादातर आपका रिपीट किया जाता है और जो आपके बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है इसको आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के इस क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस पेपर को लिया हुआ है ये आपका प्रीवियस ईयर प्लस आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपका है इन सभी क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी क्वेश्चंस पेपर आपके बराबर आपके एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका कंप्लीट हमारे टीम के द्वारा क्वेश्चंस आपका प्रिपेयर हो रहा है जिसको कि हम लोग एक ही बार कलेक्ट करके कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ आपके ऑनलाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने कंप्लीटली आपको ग्रुप में डलवा दिया है, तो ग्रुप में आप सभी लोग ऐड होंगे। चलिए आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीटली हम लोग चीज़ों को समझते हैं। इसके अलावा देखिए इस बुक की अगर दोस्तों बात करेंगे तो एक आपका बुक आपका है जो कि आपका जीएस निधि करके है और ये आपका जो बुक है ये RWA की तरफ से आपका लॉन्च आपका हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे तो काफ़ी सारे छात्र का इसको लेकर के बोल रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या है कि आपका जैसे कि मान लिया जाए आपका लोक नृत्य या फिर वादक या यंत्र है या फिर इससे जुड़े हुए आपका पुरस्कार है, तो इसमें आपका क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस के थ्रू कंडक्ट हुआ है इन सभी का क्वेश्चंस पेपर का कलेक्शन आपको सेशन बाय सेशन आपको दिया गया है जो कि आपके पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आपको जो है कंफर्टेबल होगा। इसके अंतर्गत अगर दोस्तों देखेंगे इस बुक का खासियत क्या है कि इस प्रकार से आपका सेशन बाय सेशन आपको दिया गया है और सबसे बड़ी खासियत इस बुक का आपका ये है कि जैसे कि आप देखेंगे तो किसी भी क्वेश्चंस को आप ले लीजिए। जैसे कि अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो आपके आलू यट्टू है कहा जा रहा है कि डैश का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए आपका कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका सीजीएल में भी पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में भी आपका पूछा गया है। तो ओवरऑल आपके सभी का यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे आप देख लीजिए एमटीएस है, यहाँ पर आपका एमटीएस है, इसके जस्ट आपके नीचे जो है क्वेश्चंस का आपको डिस्कशन दिया गया है जो काफ़ी बेहतर तरीका से आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या है कि आप सारी चीज़ों को जो है बेहतर तरीका से आप क्लियर कर पाएंगे। और देखिए एसएससी एमटीएस का दोस्तों एक खास बात यह है कि जो एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए होते हैं वही क्वेश्चन आप देखेंगे तो फिर आपका क्या है कि आपके एसएससी का सीपीओ का एग्जाम हो या फिर एसएससी आपका सीएचएसएल हो, ये सभी में क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो एक बार आप सभी लोग जो है सरसरी निगाहों से सरसरी नज़र से एक बार जो है सारे क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, लगभग आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, सीधा चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पर। तो देखिए आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किस प्रकार की कहा जा रहा है कि जो है महापाषाण संरचना यानी कब्र स्मारक में कहा जा रहा है कि कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था, ये आपके पूछे आ रहे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है संगोरा वृंत में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जो है इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल डैश नदी पर स्थित है। चले आंसर भी आप सभी लोगों को लगाते चलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके घोड़े का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका देखिए कंप्लीट जो आपका नोट्स है ये कंप्लीटली आपका पैड ग्रुप में जाएगा। जो भी छात्र पैड ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। देखिए पैड ग्रुप में क्या है कंप्लीट आपको टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा A to Z जितनी भी क्वेश्चन सबके बराबर आपका रिपीट किया गया है ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको कलेक्ट करके प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस आपका सेशन बाय सेशन आपके A to Z आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस आपके फुल टेस्ट का प्रावधान किया गया है जिसमें आप बेहतर तरीका से 30 दिन के अंतर्गत एसएससी एमटीएस को आप बेहतर तरीका से क्लियर कर सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे जिसका फी आपको 99 आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना है और बेहतर तरीका से आप A to Z चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस नंबर को आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था कि जो है आपका इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल डैश नदी पर जो है आपका स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा नदी पर। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि महापाषाणों को कहा जा रहा है कि खड़ा करने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू हुई थी। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके जो है पूछा गया है। कहा जा रहा है कि महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 3000 ईसा पूर्व शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे
भारत के सभ्यता या इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? चलिए आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नव पाषाण, जिसे दोस्तों आपका ओनियोलिथिक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले, कहा जा रहा है कि माइक्रोलिथ डैश थे। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स क्या थे? तो देखिए हमारा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके पत्थर और आपके औजार था। ये सभी क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको वन टाइम मेंशन किया गया है, क्योंकि जो नज़दीकी है उसको मेंशन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक, कहा जा रहा है कि पूरा पाषाण स्थल है? देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे पुरातात्विक महत्वपूर्ण, कहा जा रहा है कि महत्व का एक महत्वपूर्ण जो है आपका, यानी कि पूरा पाषाण स्थल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका है जो है हुनासागी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए आंसर बताइए। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। यहाँ पर आपका देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ये आपके प्रीवियस पेपर में कई बार क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा आयताकार। ये आपके 2022 के शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप लोग देख करके जाइए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके पाया गया था मोहनजोदड़ो में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम रिपीट करा रहे हैं। कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में, कहा जा रहा है कि द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है प्राचीन बंदरगाह, कहा जा रहा है कि स्वपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? स्वपारा की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारे आपके पड़ जाते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन बंदरगाह स्वपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट हमारा देखिए बोला जा रहा है कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डैश से बनी है? चलिए बताइए। ईंटों की, सिलखड़ी का, दिया गया है पीतल का, दिया गया है ग्रेनाइट का। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके सिलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता का जो है अधिकांश मोहरे आपका सिलखड़ी का बना है, तो भी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हस्तिनापुर का लॉ, कहा जा रहा है कि कार्यान्वय स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राज्य के कहाँ पर आपके पाए गए हैं? तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, प्राचीन हड़प्पा स्थल यानी जो लोथल है ये आपके भारतीय राज्य के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखेंगे हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर तरीका से आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए मैंने महाराष्ट्र आपको लगा दिया है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि प्राचीन हड़प्पा लोथल कहा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके गुजरात के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया था, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर, कहा जा रहा है कि अस्तित्व में था? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर है जो आपके अस्तित्व में था? तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि प्राचीन हड़प्पा कहा जा रहा है कि स्थल धौलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया था? धौलावीरा की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 3 भागों में विभाजित किया गया था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे ये आपके कितने भागों में? तो ये आपके 3 भागों में आपका विभाजित किया गया था, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीका से आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? चलिए आंसर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था, ये आपके पूछे आ रहे हैं। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके लोथल में पाया गया था, तो एक करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे अगर आप सभी लोगों को, अगर आपको लाइव अगर क्लास चाहिए
तो आप सभी लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो बिल्कुल आपको लाइव क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप 30 दिन के अंतर्गत आप बेहतर तरीका से सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन कर पाएँ। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों याद रखिएगा, अगर बात करेंगे पाकिस्तान में स्थित नहीं है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वरतुगई, जो कि आपके पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ध्यान रखेंगे स्वरतुगई ये कहाँ पर आपका दोस्तों स्थित है? तो ध्यान रखेंगे आपके अफगानिस्तान के बीच। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कहा जा रहा है अफगानिस्तान में स्थित है? देखिए आपके प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए, और प्रीवियस ईयर मैक्सिमम आपका रिपीट होता है, तो सेशन बाय सेशन आपको सारी चीज़ों को आपको कवर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके जो है अभी जस्ट मैंने आपको बताया है अफगानिस्तान में, तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। किससे संबंधित है? तो ये आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान कहा जा रहा है कि राजस्थान वाले क्षेत्र में से कौन सी धातु मिली थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में से किस प्रकार की धातु प्राप्त हुआ था? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। दोस्तों याद रखा, तांबा का उत्पादन खितड़ी नामक स्थान है जो राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है राजस्थान के अंतर्गत ही। आपका सबसे ज़्यादा आपका जो है मार्बल का उत्पादन किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए साथियों, अगर बात करेंगे लोथल, ये आपके जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख आपका स्थल है, और ये दोस्तों आपके कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये आपके पड़ जाते हैं गुजरात में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोथल कहाँ पर है? तो आपके गुजरात के अंतर्गत बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? दोस्तों याद रखना, अगर बात करेंगे सबसे प्राचीन वेद का, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन आपका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों बात करेंगे ऋग्वेद प्राचीन आपका एक ग्रंथ है, इसकी अगर बात करेंगे इसकी जो आपके मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें जो टोटल आपका मंडल है ये आपके 10 मंडल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितने मंडल है, तो इसमें आपका टोटल आपका 10 मंडल है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए तो आपको ध्यान रखना है कितना है, तो आपका टोटल आपका 10 मंडल है। जबकि अगर आपको ये पूछा जाता है कि इसमें लगभग आपका कितना मंत्र है, तो लगभग आपके 10,600 इसमें आपका मंत्र है। कितना है? तो 10,000 आपके 600 इसमें आपका लगभग आपका मंत्र है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा देखिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि धर्म सूत्रों में डैश शामिल है। देखिए फिर धर्म सूत्रों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें शासकों के कर्तव्य आपके शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। धर्म जो है सूत्रों में क्या शामिल है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शासकों के कर्तव्य शामिल है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? दोस्तों याद रखेंगे सबसे पुराना वेद की अगर मैं बात करूं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है। अगला में कहा जा रहा है कि मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है, इस समुद्र का नाम क्या है? ये आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए 5 सेकंड में इसका आंसर लगाइए। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मृत सागर है। अगर ये पूछा जाता है मृत सागर कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे आपका इजराइल में है। और दोस्तों याद रखना मृत सागर में एक भी जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण से इसे मृत सागर आपके कहे जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल कहा जा रहा है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी की एक जो है देवी थी? कहा जा रहा है कि कौन सी नदी की एक देवी थी, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन है, ये आपका सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदियों को कहा जा रहा है कि ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी
अच्छा खासा रहता है। दोस्तों याद रखना ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका हिंदोश नदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। इंपोर्टेंट लगाइए, क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होंगी। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एकमात्र आपका वेद है और इसे हम लोग कहते हैं सामवेद, जो कि आपके संगीत से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ओर ऋग्वेद की 30 कहा जा रहा है कि पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया था। चलिए आंसर लगाइए। देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था और वन में रहने चले गए थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम छात्र को ये क्वेश्चंस पता होंगे। आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए थे। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट आपको याद रखना है और दोस्तों याद रखेंगे कि जो महावीर थे, यानी जो है महावीर जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर थे। अगर आपको ये पूछा जाता है कौन से तीर्थकर थे, तो जैन धर्म के जो है ये 24वें तीर्थकर थे। और ध्यान रखेंगे इसका जो जन्म हुआ था ये आपके 540 ईसा आपके पूर्व हुए थे। कब हुआ था? 540 ईसा आपका पूर्व हुआ था। तो इतने पॉइंट को आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध, कहा जा रहा है कि सा की गण के नाम से जाने जाने वाला एक छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें जो हमारा कहा जा रहा है दोस्तों, ये आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल हमारा करेक्ट कहा जा रहा है। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर चीज़ें आपका करेक्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको फैक्ट याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा आपका पूर्व हुआ था। तो यहाँ से इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने की आवश्यकताएं होंगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ये कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, मृत्यु कब हुआ था? तो ये आपके 483 ईसा आपका पूर्व में हुआ था। ये सभी पॉइंट यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि रामसर, क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है कि रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। लगभग ये दोस्तों कुशीनगर से आपके 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था? बौद्ध गया में, कुशीनगर में, वाराणसी में, पाटलिपुत्र में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध गया में। सभी क्वेश्चंस आपके हार्ड नहीं होते हैं, आप देख करके अच्छे तरीका से जाएंगे। तो जीएस पर आप अच्छा खासा अगर देख करके जाते हैं तो आप बिल्कुल इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर को आपको देख करके ही जाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और जीएस आपको जो है मेनली आपको टाइमिंग मैनेज करेगा, क्योंकि इसको अगर आप अच्छी तरीका से देख करके जाते हैं तो आप बिल्कुल बिना पेन चलाए आप डायरेक्टली इसको बना करके आ पाएंगे। अगला कहा जा रहा है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ में किया था। गौतम बुद्ध ने पहला जो अपना उपदेश दिया था कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि महाकाली, कहा जा रहा है कि महाकाली गुफाएं डैश में स्थित 19 कहा जा रहा है कि शैलकृत, कहा जा रहा है कि स्मारकों का एक समूह है। महाकाली गुफाएं कहाँ पर है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? चलिए आंसर बताइए, कौन जो है बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। बाकी छत्र है, हार्मिका है, अंड है। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? दोस्तों इसको कई बार मैंने आपको कवर कराया है। भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है, इसकी अगर बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केसरिया जो स्तूप है ये भारत का सबसे बड़ा जो है आपका स्तूप है और ये बुद्ध से रिलेटेड आपका संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे कि भारत का जो सबसे बड़ा मठ है, ठीक है, जो जिसे हम लोग तवांग मठ कहते हैं,
ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। तो ये सारी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है लायस कैपिटल का निर्माण कहा जा रहा है कि निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। देखिए कहा जा रहा है कि लायन कैपिटल कहा जा रहा है लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके पहले उपदेश के समय बनाया गया था। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का कहा जा रहा है कि नायाब जो है नमूना नहीं है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है, ये आपके पूछे जा रहे। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ये पतालेश्वर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पतालेश्वर की गुफाएं। एक बार इसको रिपीट करेंगे, क्वेश्चन का लेवल है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की कहा जा रहा है कि बौद्ध वास्तुकला का कहा जा रहा है कि नायाब नमूना नहीं है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पतालेश्वर की गुफाएं। सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर कहा जा रहा है कि बराबर गुफाएं स्थित है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि जो दोस्तों बिहार के जहानाबाद जिले के अंतर्गत बराबर की पहाड़ियाँ आपका स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको कवर कराया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावापुरी। सॉरी फ्रेंड्स, इसको मैंने कवर नहीं कराया है। कहा जा रहा है कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावापुरी में, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों ये पूछा जाता है भगवान महावीर के बारे में, ये जो है आपके 24वें आपके जो है ध्यान रखेंगे, ये जो है जैन धर्म के जो है 24वें आपके जो है संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे। और इनका जन्म की अगर दोस्तों बात करेंगे तो 500 आपका 99 ईसा आपका पूर्व हुआ था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को कहा जा रहा है कि द्वारा कहा जा रहा है कि परिषद द्वारा कहा जा रहा है कि संरक्षण प्रदान किया गया था। देखिए प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा कहा जा रहा है कि बौद्ध परिषद द्वारा कहा जा रहा है कि संरक्षण प्रदान किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजात शत्रु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। चलिए आंसर बताइएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग के युद्ध के बाद, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे। दोस्तों याद रखेंगे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में लिखा गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पोरस को हराया था। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा हंड स्पेस का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना है कि जो हंड स्पेस का युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 326 ईसा आपका पूर्व में आपका हुआ था। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 6ठी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा तक्षशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश की दर से कर वसूलते थे। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश की दर से कर वसूलते थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कर आपके वसूला जाता था ये आपके 1/6। तो यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है शासक का नाम दिया गया है साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है। देखिए महाजनपद आपको जो है मध्य दिया गया पर आपका कि महापजनंद दिया गया है। और कहा जा रहा है कि ये जो है मगध साम्राज्य से आपके संबंधित थे। तो यहाँ पर देखिएगा तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल हमारा
करेक्ट दिया गया। अगला कहा जा रहा है अजात शत्रु, और ये आपको दिया गया है मौर्य साम्राज्य से दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना ये आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर इसको रिवील करें हम कि जो आपके अजात शत्रु है, ध्यान रखिएगा कि जो आपके अजात शत्रु है ये आपका जो है बिल्कुल आपका इससे आपका संबंधित नहीं है, ये आपके नंद वंश से आपके संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि केवल हमारा पहला वाला करेक्ट होगा, और इस प्रकार से दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में महाजन पदों के शासक अपने क्षेत्र के डैश से कहा जा रहा है कि भागा नामक कर एकत्र करते थे। चलिए आंसर लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में महाजन पदों के शासक अपने क्षेत्र के डैश से भागा नामक कर एकत्र करते थे। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके किसानों से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में कहा जा रहा है कि महाजन पद डैश से होकर बहती थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मगध से होकर के बहती थी। तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा कहा जा रहा है कि अमित्रघात कहा जाता था। चलिए आंसर बताइए, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को अमित्रघात कहा था? ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था? देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे शक शासक का तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। ठीक है, यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का शक शासक था? तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा और रुद्रदमन, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि कनिष्क डैश राजवंश का शासक था। ये आपके प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। कनिष्क किस राजवंश का शासक था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का शासक था। ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि किस युद्ध ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? तो देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे। किस योद्धा ने 300 कहा जा रहा है कि 22 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा ये आपके जो है सातवाहन के शासक थे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों कहा जा रहा है अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो ये दोस्तों अगर देखिएगा तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और फाइनली आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो देखिए कलिंग युद्ध जो आपका हुआ था ये आपका 261 ईसा आपका पूर्व हुआ था। क्लियर है। अगर बात करेंगे कहा जा रहा है कि जो है निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने लड़ा था, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? देखिए मौर्य वंश से संबंधित नहीं था ये आपको बताना है। तो देखिए आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित था, बिंदुसार भी मौर्य वंश से संबंधित था, अशोक भी था। लेकिन दोस्तों बिंबिसार की अगर बात करेंगे ये आपके मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। तो इस प्रकार से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पश्चिम एशिया के यूनानी शासक कहा जा रहा है कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को डैश के दरबार में भेजा गया था। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपके 2-3 बार रिपीट हुआ है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के दरबार में, भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि शुंग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि शुंग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। रिपीट करेंगे आप सभी लोग।
कहा जा रहा है कि शुंग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला स्वरी शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ये किस शासक के द्वारा ऐसा किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। देखिए मेगास्थनीज को जो आपके दोस्तों भेजा गया था ये यूनानियों के द्वारा भेजा गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध, कहा जा रहा है कि युद्ध लड़ा। कहा जा रहा है कि कलिंग तटीय डैश का प्राचीन नाम था। चलिए बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग अगर दोस्तों तटीय की बात करेंगे किसका प्राचीन नाम था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा प्रांत का। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि सातवाहन वंश जो कि आपका 60 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व की बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो है कि राजधानी इनमें से कहाँ पर स्थित थी? देखिए सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से आपके कहाँ पर था ये आपके यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान था। यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो एक ही क्लास में आपका हिस्ट्री लगभग आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है और देखिए इसमें आपका एंशियंट जो आपका हिस्ट्री है ये आपके एसएससी के एग्जाम्स में ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं, तो इसको यहाँ पर आप एक बार देख करके ही जाए। कहा जा रहा है कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहदत्त। कहा जा रहा है कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहदत्त। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला को देखिए, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शासक, कहा जा रहा है कि मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? मौर्य राजवंश से संबंधित कौन शासक नहीं था? तो देखिए अभी जस्ट आपका कवर हो चुका है बिंबिसार। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, 2022 के शिफ्ट में भी पूछा गया है और कई सारे क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि इतना ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। यानी कहने का मतलब है एसएससी के अंतर्गत जितनी भी एग्जाम कंडक्ट होता है ओवरऑल क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे डी करेक्ट हो जाएगा। और जो बार बार रिपीट हुआ इसका कलेक्शन हो रहा है, काफ़ी जल्दी इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसमें कंप्लीटली आप 20 से 30 दिन के अंतर्गत A to Z आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहे जो है आपका गौतमी पुत्र, कहा जा रहा है कि सातकर्णी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में डैश साम्राज्य के जो है महानायक शासक थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा सातवाहन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राजा अशोक की, कहा जा रहा है कि उस पुत्री का नाम क्या था जिसने, कहा जा रहा है कि जिसे उसने एक बौद्ध, कहा जा रहा है कि मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। प्रश्न को रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था? कहा जा रहा है कि जिसे उसने एक बुद्ध, कहा जा रहा है कि बौद्ध मशीनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दिया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका हो जाएगा संघमित्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझाया था? चलिए आंसर बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मी लिपि को किसने समझाया था? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे जेम्स आपका प्रिंसेप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला जा रहा है कि डैश, कहा जा रहा है कि पांड्य राजवंश की राजधानी थी। बताइए कि पांड्य राजवंश की राजधानी क्या था? तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके मदुरै था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मदुरै जो है ये आपके पांड्य राजवंश की राजधानी थी। तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चोल शिलालेखों में, कहा जा रहा है कि तिरुनाम जो है आपका तिरुनाम टक्कानी को डैश के रूप में वर्णित किया गया था। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो सबसे पहले आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिरों को भेंट की गई जमीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थे? देखिए गुप्त वंश के पास, अब समुद्रगुप्त के पास किस प्रकार की उपाधि थी ये आपके यहाँ पर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कविराज का।
डी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ये सभी क्वेश्चन आपके जो है आपके पूछे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। भारत का जो नेपोलियन दोस्तों कहा जाता है ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का कहा जा रहा है कि नेपोलियन कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे। ये सभी क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होंगी क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बराबर आपका रिपीट किया गया है। तो देखिए गुप्त कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे। हर्षवर्धन की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र का। ठीक है, पुष्यमित्र के शासक थे। क्लियर है, प्रश्न को रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति का। ठीक है, यहाँ पर देखिए पुष्यभूति है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो संस्थापक है ये आपके कुमार गुप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का। और इन्हें जो ध्वस्त करने का काम किया ये बख्तियार खिलजी के द्वारा। यहाँ पर देखिए आपका एक करेक्ट हो जाएगा। एक आपका एसएससी का ही क्वेश्चन है जो है चीनी यात्री हेनसांग क्यों आया था भारत भ्रमण पर, तो ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ये नालंदा विश्वविद्यालय भी आए थे। तो यहाँ पर आपका देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हरिसेन डैश के दरबारी कवि थे। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। जितनी भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया है इसको रिवीजन कर लेंगे तो लगभग यहाँ से आपके कवर हो जाएगा जो एसएससी एमटीएस में स्पेशल आपके पूछे गए। देखिए कहा जा रहा है कि हरिसेन डैश के दरबारी कवि थे। हरिसेन बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन वंश का पहला शासक था जिसने कहा जा रहा है कि महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण किया था। तो देखिए अभी मैंने आपको जस्ट कवर कराया है, ये जो आपके कवर किया जो आपका धारण किया था ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वंश का पहला शासक था जिसने महाराज कहा जा रहा है कि महाराजा कहा जा रहा है कि महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण किया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि बाणभट्ट डैश के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट दोस्तों किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए। कहा जा रहा है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि विधि शब्द डैश को संदर्भित करता था। चलिए आंसर बताइए। गुप्त कहा जा रहा है कि प्रशासन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि विधि शब्द डैश को संदर्भित करता है। तो देखिए 79 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक इकाई। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने कहा जा रहा है कि लिच्छवी वंश की लड़ाई में कहा जा रहा है कि लिच्छवी वंश की कहा जा रहा है कि लड़की से विवाह किया था। देखिए प्रश्न को रिपीट करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से शादी किया था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 से 3 बार आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चंस आपको रिपीट करना है क्योंकि एसएससी में थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो वेरिएशन होता है ये आपका रहता है अदर एग्जाम से, ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है फाइनली जितने भी आपका क्वेश्चंस आपको दिया गया था ये कंप्लीटली मैंने आपको एंड करा दिया है। जो आपके एसएससी के लिए कंप्लीटली आपका दोस्तों एक तरह से आपका जो है नोट्स आपका था प्लस आपका क्विज करंट अफेयर्स ईटीसी के लिए आप सभी लोग जो है यानी कि पूरा चीज़ों के लिए आप जो है आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कंप्लीटली आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आप क्विज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि क्विज आपको लगाना है, जिसमें जो भी आपके क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में पूछा गया है आपको क्विज लगाना है। उसमें आपको तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आप क्विज को देते हैं कंप्लीटली आप जैसे लगाते हैं आप टेस्ट को उसमें तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने कितने एक्यूरेसी उसमें जो है आपने मेंटेन किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपका किया गया है। तो आप लोग इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। जो भी आपकी चीज़ें आपको दिया गया था ये आपको मैंने कवर करा दिया और ये कंप्लीटली आपका जो है एंशिएंट था। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इसको कंप्लीटली आपको कवर कराए जाएंगे। समय काफ़ी ज़्यादा कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा किनको लाइव क्लास चाहिए। अगर आपको लाइव चाहिए तो इसी क्लास को आपको लाइव कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए
चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।